Welcome to part 2 of the video, the poetry Daddy by Sylvia Plath. तो पोइट्री में बेसिकली क्या कहना चाहती है राइटर वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया। तो जिस भी वॉचर ने सेकंड पार्ट से ही देखना शुरू किया, प्लीज़ डू वॉच द फर्स्ट पार्ट टू अंडरस्टैंड द पोइट्री इन अ बेटर मैनर। तो आइए शुरुआत करते हैं उन लाइन से जिन्हें सबसे पहले लिखा है सिल्विया प्लैथ ने इस पोइट्री में। यू डू नॉट डू एनी मोर ब्लैक शू। So you can see these lines written over here in dark blue. The black shoe is a metaphor for the father inside, trapped for 30 years is the narrator about to escape. तो नरेटर को ऐसा लगता है कि एट प्रेजेंट शी इज़ 30 एंड मे बी फॉर पास्ट 30 ईयर्स वो अपने फादर की उस क्रुअलिटी की इमेज में ही कैद है। तो फादर को उसने ब्लैक शू से रेफ़र किया है। द पोएम स्टार्ट्स विद द स्पीकर डिक्लेयरिंग दैट शी विल नो लॉन्गर पुट अप with the black shoe she has lived in, poor and scared for 30 years. तो जितना रह चुकी वो रह चुकी, इसके बाद अब वो उस ब्लैक शू का पार्ट नहीं बनेगी। शी यूजेज द सेकेंड पर्सन थ्रू आउट द पोइट्री। आप देखिए पोइट्री की शुरुआत ही यू से हुई है। सो सेइंग यू who as we find out is daddy, so that means that she is comparing her father to a shoe that she has been living in very unhappily state, but she is not going to put up with it anymore. आइए अब इन लाइन्स को देखते हैं। डैडी, आई हैव हैड टू किल यू, यू डाइड बिफोर आई हैड टाइम। सो इट्स शॉकिंग, वेरी शॉकिंग दैट आवर स्पीकर क्लेम्स शी हैड टू किल हर फादर। कोई स्पीकर ये खुद बोल रहा है कि मुझे तुम्हें मारना था। तो यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ हेटर द पर्सन हैज़ इन हिज और हर हार्ट. If you hate somebody, the person already died, you feel satisfied. But she is not feeling satisfied even after the death of her father. So after hearing this violent, sentimental statement, we are not sure if she is sad that he died so early, or if she is angry, or what kind of feeling maybe she is going through. The readers in the beginning are not able to understand that. अब इन ब्लू लाइंस को देखिए, स्पेसिफिकली कॉन्सेंट्रेट टूवर्ड्स दी वर्ड गिवन इन बोल्ड, फ्रीकिश अटलांटिक। इन लाइंस में स्पीकर शो करती है कि उसके फादर की इमेज एक बहुत बड़ा स्टैचू है जो कि स्ट्रेच करता है यूनाइटेड स्टेट के एक कोस्ट से दूसरे कोस्ट की तरफ, विद अ टो इन पैसिफिक एंड हेड इन अटलांटिक. बट रिमेंबर द स्टैचू इज़ एक्चुअली द इमेज ऑफ द स्पीकर्स डेड फादर इन हर हेड. तो स्पीकर के दिमाग में अपने फादर की डेथ के बाद जो उनकी क्रुअलिटी से भरी हुई इमेज रह गई, वो इमेज बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और स्पीकर किसी भी तरीके से उसको भुला नहीं पा रही है, उस क्रुअलिटी को. प्लाथ के फादर जर्मन थे और जर्मनी को सबसे ज़्यादा जाना जाता है हिटलर की वजह से, हिटलर की क्रुअलिटी की वजह से. और जिस तरीके से हिटलर ने मैसिव स्केल पर लोगों को मारा था, दैट क्रुअलिटी इज़ नोन टू दी होल वर्ल्ड. तो अपने फादर को और अपने फादर की लैंग्वेज को शायद वो जर्मन से, जर्मन लैंग्वेज से कंपेयर करने के साथ साथ ही हिटलर से भी कंपेयर करिए. हिटलर ने जिस तरीके से लोगों के साथ क्रुअलिटी की थी, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में लोगों को मारा था और रोलर्स चलवाए थे जिंदा लोगों के ऊपर, उन सारी क्रुअलिटीज़ को कंपेयर किया गया यहाँ पर. सो वी गेट मोर अबाउट जर्मनी देन जस्ट एन exclamation or usage in the language. The speaker is talking about the German tongue or language that was known for its cruelty during the Second World War. The speaker uses the word destroyed by war for Poland. The speaker does not just say something like destroyed by war, she says it has been scrapped flat by the rollers of the war. तो वॉर में जो रोलर्स यूज़ किए गए हैं, उसने एक लैंड को स्क्रैप करके, प्लेन करके, फ्लैट करके डिस्ट्रॉय कर दिया, विच मेक्स अस थिंक of a bulldozer kind of image. And she uses the word war 3 times. The repetition of war gives us the sense that there have been many landscapes being repetitively flattened by war. That means कि बहुत ज़्यादा क्रुअलिटीज़ हुई है और क्रुअलिटीज़ इतनी ज़्यादा है कि सिर्फ एक बार वो वर्ड यूज़ करके वो क्रुअलिटी को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता. Next lines में she says, I could never talk to you. The tongue stuck in my jaws, it stuck in a barbed wire snare, ish, 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 I could barely speak. The speaker here feels sad about the fact that she could never talk to her father because her tongue always stuck.
तो अपने फादर के सामने जाते ही उनकी क्रूएलिटी को देखते ही स्पीकर की टंग हमेशा उसके गले में स्टक हो जाती थी। इवन वर्स द एरिया वेयर हर टंग गॉट स्टक वॉज लाइक अ बार्ब स्नेयर वायर। तो ऐसा लगता था कि टंग स्टक ऐसी जगह पर हुए हैं जहाँ पर कांटेदार तारे हैं। बार्ब वायर इज़ अ प्रिटी नेस्टी स्टफ एंड वुड रिप टंग टू श्रेड्स। तो बार्ब वायर जो होती है बहुत ही शार्प चीज़ है जो कि टंग को बिल्कुल काट कर रख देगी। Trying to talk to her father was dangerous and painful and very disgusting for her, like sticking your tongue in a wire. So ish word use किया गया यहाँ पर 4 बार। ish एक German word है for I, and here she is reduced to stammering in fear and confusion that ish बोलने के बाद वो कुछ और बोल ही नहीं पा रही। उसको समझ नहीं आता कि अपने फादर के सामने जाए तो क्या बात करे। अब इन ब्लू बोल्ड लाइंस को देखिए। इन लाइंस में शी टॉक्स अबाउट सम इंजन। सो ट्राइंग टू स्पीक जर्मन्स मेक हर फील लाइक शी इज़ ट्रैप्ड ऑन अ ट्रेन हेडेड टूवर्ड्स अ डेथ कैंप। तो ऐसा फील करवा रही है वो रीडर्स को कि उसको एक ट्रेन में ट्रैप कर लिया गया और वो डेथ कैंप्स की तरफ जा रही है। द स्पीकर इवन लेस सम वर्ल्ड वॉर 2 कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। वर्ल्ड वॉर 2 में जहाँ जहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए गए थे उन सारे कैंप्स को भी मेंशन किया जाता है यहाँ पर, सेइंग दैट इट इज़ लाइक शी इज़ बीइंग टेकन टू डेशेउ, ऑश्विच एंड बेल्सन। डेशेउ एंड बेल्सन एंड ऑश्विच वर इन जर्मनी, and Auschwitz actually was in Germany occupied Poland, and these all were concentration camps. अगर आप लोग हिटलर और उसकी क्रूएलिटी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आई सजेस्ट अ बुक। देयर इज़ अ बुक बाय एन फ्रैंक, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। सो दैट बुक गिव्स अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ ऑल द क्रूएलिटीज़ मेड बाय Hitler. So let us come back to this video. Now she talks about some swastika. Swastika was, you can say, an icon of Hitler. She also returns to the concept that her father seemed like God to her, and now he appears to her to be a swastika. Swastika, not the swastika symbol of Hindus, the Nazi symbol that has come to be associated with evil, with cruelty. But this swastika is not normal swastika. He is so black that he blocks the sky. So just like when the speaker described him as a statue that stretches across the United States, and she describes him like a swastika also, the swastika which is too large that it has blocked the whole sky. अब पढ़िए इन लाइन्स को। एवरी women adores a faces, the boot in the face, the brute heart of a brute like you. फेसेस बिल्कुल अथॉरिटेटिव लोगों को कहा जाता है, जस्ट लाइक अ डिक्टेटर हिटलर एंड मुसोलिनी. So here she is saying कि females love fascist kind of people. Why she is saying that? Let us understand that. Perhaps she has seen herself love a cruel man like she claims her father is, and perhaps she has seen other women fall in love with unkind men too. शायद सिल्विया प्लैथ ने अपनी लाइफ में देखा हुआ है कि फीमेल जनरली बुरे लोगों से प्यार करना शुरू कर देती हैं. शी मे बी कमेंटिंग ऑन women allowing themselves to be dominated by men. And this statement may also be more bitterly sarcastic than true. If it is meant as a statement of fact, it is criticizing women as well as the brute people, the cruel people they love. So speaker here says that every woman loves fascist men. Fascism is extreme authoritarian type of government that we associate with cruel dictators. Hitler and Nazis all were fascist. She then goes to describe what women love about fascist men. The men's boot in women's face, a rather cruel figure to establish dominance and power. It is not hard to imagine someone like Hitler stomping on some women's face. किसी फीमेल के पैर में जूता मारते हुए अगर हिटलर की इमेज बताई जाए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा. Perhaps she is saying that in a relationship women are dominated by men. In order to love a man you must be deriving sexual gratification from one's own pain or humiliation. तो एक फीमेल को अपने आप को फिज़िकल लेवल पर, सेक्सुअल लेवल पर ह्यूमिलिएट करना पड़ता है किसी मेल का प्यार पाने के लिए. इन जनरल enjoying an activity that appears to be painful or tedious that she feels is necessary for the females who love फेसिस्ट काइंड ऑफ पीपल. मे बी वो अपनी इस स्टेटमेंट के थ्रू फीमेल्स को इवोक करना चाह रही है, या वो अपनी स्टेटमेंट के थ्रू एक सार्केस्टिक स्टेटमेंट दे रही है फॉर ऑल दोज फीमेल्स
who do not protest against dominance. Next, she says, you stand at the blackboard, daddy. In the picture I have of you, a cleft in your chin. So, अब वो अपने फादर को डेविल बता रही है. द स्पीकर डिस्क्राइब्स अ फोटो ऑफ अ फादर. आप यहाँ पर ऑटो प्लाथ की रियल फ़ोटो भी देख सकते हैं. सेटन के पैर में एक तरीके का क्लेफ्ट होता था. द सेम वे प्लाथ्स डैड हैड अ क्लेफ्ट इन चिन. शी यूजेस दिस टू her advantage to downgrade him as much as she could. So cleft क्या होता है वो मैं बता देती हूँ आपको. Some people have a prominent dimple or crease in the front of a chin that is called cleft, or the person is called to be a person with cleft chin. So प्लाथ अपने फादर को कंपेयर करिए with the evil and she says कि जिस तरीके से सेटन के पैर में क्लेफ्ट होता है, मेरे फादर के चिन में क्लेफ्ट था, and he is also an evil personality. I was 10 when they buried you. So the father died when the speaker was 10 years old, and 10 years later when she was 20 she attempted to die as well. She attempted suicide. She says that the reason she attempted suicide was to get back to her father. She repeats the word back 3 times here, you can see, showing that she is extremely distressed. So mostly this line shows how disturbed the speaker is by her relationship with her dead father. She is disturbed that she would try to kill herself so that she could come closer to him. शायद वो अपने father की soul से मिलकर उस soul से revenge लेना चाहती थी. And she keeps on saying कि even my bones would take revenge with my father. अब मैं ब्लू में लिखी हुई फर्स्ट लाइन्स पढ़ रही हूँ. बट दे पुल्ड मी आउट ऑफ दी सैक. और लास्ट लाइन में लिखा हुआ बोल्ड वर्ड मेन कैंप. दे पुल्ड मी आउट ऑफ सैक से मतलब है सिल्विया प्लाथ का कि कुछ लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट से मुझे बचा लिया है. एंड शी सेज़ कि आई एम ग्लूड बैक टू माई नॉर्मल लाइफ. बट अब मुझे पता है मुझे अपनी लाइफ के साथ क्या करना है. अगर मैं इस सुसाइड अटेम्प्ट से बच गई तो मुझे अपने फादर के जैसी ही एक और फिगर प्रिपेयर करनी है, अ मॉडल ऑफ यू. So her new direction in life is to make a model of her father, the man she claims is a Nazi and a devil. Mein Kampf means My Struggle in German, and it is the title of a book that was written by Adolf Hitler. The speaker creates a model like a doll or maybe in effigy, a version of her father. This replica strongly resembles Plath's husband Ted Hughes also, and maybe he is a Mein Kampf look in her life. Mein Kampf means My Struggle. As I told, it was a book written by Adolf Hitler. तो शायद उसने अपने फादर की क्रुएलिटी की एक इमेज जस्ट इन हर माइंड बनाई, या अपने हस्बैंड को वो अपने फादर की ही सेकेंड मॉडल कहकर रेफ़र करिए. दैट मे ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी. I have killed one man, I have killed two. So here we are back to the speaker's claim that she wants to kill her father, she has killed her father. We know that he died, the father died before she actually could kill him. But there she is again claiming that she has killed not one man but two. So we can just make a guess that the first man she claims to have killed is a father or father's image, and since the only other man in this poem is the model of her father, we are guessing that the model is the second man, and maybe the second man is Ted Hughes, her own husband. But we are also guessing that she is not actually killed these men, except she is just making a bad image of these men in her mind. And the villagers never liked you. They are dancing and stamping on you. So these lines shows that this is a kind of understatement that the villagers never liked this speaker's father. They are extremely happy. They are dancing. They are singing. They are dancing. They are enjoying. They are stomping on his dead body. तो speaker शायद अपने father को ये दिखाना चाहती है कि not only I am hurt by your cruelty, maybe the whole society knew about you and the whole society is happy that you are dead. सो डैडी आई एम फाइनली थ्रू. तो द रीडर्स ऑलरेडी नो कि सिल्विया प्लाथ के फादर की तो पहले ही डेथ हो चुकी थी इस पोइट्री के लिखे जाने से पहले. लेकिन सिल्विया प्लाथ ने अपनी इस पोइट्री में अपना सारा एंग्विश, अपना सारा एंगर, अपना सारा हेटर्ड पेन डाउन किया है. तो आफ्टर पेनिंग डाउन ऑल दी हेटर्ड इन दिस फॉर्म ऑफ पोइट्री, शी फील्स शी इज़ थ्रू with her memories of him and the effect of those
cruel memories on her daily life has come to an end now. So we are through with this poetry's important keywords. Love, hatred and loss are major themes in this poetry. The tormented speaker describes her life with her father before his death, and he never gave her love and support maybe, and forced her to live a life of suffering, misery and pain. The experience and torture took away the identity of the speaker herself, and she chose to write all the experience in the form of this particular poetry. Please do share and subscribe the channel. Contact us to join our online classes. Thanks a lot for watching. Best of luck for your exams.